स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया, एजुकेटेड इंडिया। मैं डॉक्टर मीना रानी, समाज विज्ञान संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, पुलिसिंग विधि और व्यवहार पाठ्यक्रम के 11वें सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ। पाठ्यक्रम का ये विषय चुनने से पूर्व इसके पीछे जो कारण थे वो यह थे कि किसी भी समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मूलभूत कार्य को करने वाले संगठन की संगठनात्मक व्यवहार को समझा जाए। यह संगठन समाज के विभिन्न पहलुओं को, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक, प्रभावित करता है। किसी भी समाज को समझने से पूर्व उन तमाम संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जो एक समाज के चरित्र को तय करते हैं। गांधी जी का कहना था कि यदि किसी समाज में नैतिकता के स्तर को जानना हो तो उस समाज में जेलों में और पुलिस का क्या व्यवहार है ये जान लीजिए। अर्थात पुलिस का व्यवहार समाज के नैतिकता के स्तर को बता सकता है। हमने पूर्व के सत्र में भी चर्चा की कि पुलिस समाज से अलग नहीं होती। पुलिस में कार्यरत मानवकर्मी समाज का ही हिस्सा होते हैं। इसलिए समाज की संस्कृति का पुलिस की कार्य संस्कृति पे अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। या यूं कहें कि पुलिस निर्वात में कार्य नहीं करती। समाज में जितनी भी प्रकार की प्रचलित बुराइयां और अच्छाइयां दोनों ही पुलिस के संगठन में स्वतः ही समाहित हो जाती हैं। भारतीय समाज की सामंजस्य की भावना भी पुलिस संस्कृति का हिस्सा बनती है, तो जाति विभेद की भावना भी पुलिस संस्कृति में स्वतः ही आ जाती है। लेकिन पुलिस को समाज में एक दिशा निर्धारित करनी होती है। इसीलिए इस बात की उम्मीद की जाती है कि पुलिस जब सामाजिक मुद्दों को या आपराधिक गतिविधियों को संचालित करे तो अपने व्यवहार में निष्पक्ष हो। वो सामाजिक समानता के मूल मंत्र को लेकर चले। और पूर्व के सत्र में जैसे हमने गांधी दर्शन की चर्चा की, वो समाज के साथ सामंजस्य बनाकर चले। वो अपराधी को नहीं, अपराध को जड़ से नष्ट करने की भावना से कार्यरत रहे। मूल प्रश्न है कि हर एक मनुष्य के अपने कुछ अधिकार हैं जिन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। इन मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करे, न कि उन अधिकारों की अवहेलना करे। यह सत्र इसी विषय को समर्पित है। इस सत्र में हम इस बिंदु को पढ़ेंगे कि पुलिस और मानवाधिकार, इनके आपस में क्या सहसंबंध है। पुलिस मानवाधिकारों को कितना संरक्षित करती है, कितना सहेजती है, या कितना उनकी पालना नहीं करती। और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए पुलिस को क्या क्या कार्य या क्या कार्य संस्कृति अपनानी चाहिए। एक सत्र में जब हमने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को पढ़ा था तो हमने मानवाधिकारों की परिभाषा भी पढ़ी थी। भारतीय संदर्भ में बात करें तो मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा भारतीयों को प्रदत्त हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो मनुष्य को उनके एक नैसर्गिक अधिकार सौंपती हैं, उनको मानवाधिकार कहा गया था। इस सत्र में सर्वप्रथम मानवाधिकार की परिभाषा, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार के क्या प्रचलन है, भारतीय स्तर पर क्या है, भारतीय पुलिस में उसमें किस प्रकार की भूमिका निर्धारित की गई है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मानवाधिकार क्या है? हम जानते हैं कि पुलिस और मानवाधिकार के बीच जो संबंध है वो बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करती है।
जबकि मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। यह संबंध तब संतुलित होता है, हम किस संबंध की बात कर रहे हैं? पुलिस और मानवाधिकार के बीच के सहसंबंध की। यह संबंध तब संतुलित होता है जब पुलिस अपने कार्यों में कानून और मानवाधिकार दोनों का पालन करती है। मानवाधिकारों का परिचय लेंगे यहाँ पे। परिभाषा क्या है और मानवाधिकारों के उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों के संरक्षण में जिस एक संगठन ने वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है वह है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र इसमें अग्रणी संगठन रहा जिसने विश्व को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। अनेक समझौते संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर विभिन्न देशों के भीतर मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर हुए। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से मानवाधिकार की परिभाषा क्या है? मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को उनके जन्म से ही बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। ये अधिकार हर व्यक्ति को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसमें हम 3 बिंदु मुख्यतः नोट कर सकते हैं। प्रथम, मानवाधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं। दूसरा, वो बिना भेदभाव के प्राप्त होते हैं। तीसरा, वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हैं। मानवाधिकारों के परिचय के बाद हम ये जानना इसमें रखेंगे इस सत्र में कि इनके उद्देश्य क्या हैं। मानवाधिकारों के उद्देश्यों में सर्वप्रथम व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा। ये सुनिश्चित करते हैं मानवाधिकार कि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जी सके। जब हम व्यक्तिगत गरिमा की बात करते हैं मानवाधिकारों के संदर्भ में, तो हम बिना किसी भेदभाव के उन अधिकारों की बात करते हैं। अर्थात जितने नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार मानवाधिकार एक अमीर के हैं, उतने ही बराबर हम उसे गरीब को भी देने की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विभेदों को भी, चाहे वो जातिगत है, धार्मिक है अथवा वर्ग विभेद, मानवाधिकार बिना किसी विभेद के सबको समान रूप से प्राप्त होते हैं। दूसरा है समानता का प्रचार। यही बात जो हमने व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करते हुए की कि ये समाज में जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर समानता को बढ़ावा देते हैं। 1991 की आर्थिक नीति के बाद, जिसे हम नवीन आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, पूरे विश्व में 3 नवीन अवधारणाएं उदय हुई, जिन्हें लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की संज्ञा दी जाती है। वैश्वीकरण के उपरांत पूरे विश्व में एक चर्चा उठी कि संपूर्ण वैश्विक स्तर पर, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, कि संपूर्ण विश्व सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से एक परिवार है और सभी व्यक्ति समान रूप से समान व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और उनसे समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तीसरा है स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। मानवाधिकारों के आगामी उद्देश्य में विशेष तौर पे हर व्यक्ति को अपनी सोच, अभिव्यक्ति और जीवन जीने की आज़ादी देना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानवाधिकारों के उद्देश्यों में आधारभूत है। स्वतंत्रताओं के बाद विशेष रूप से बात है सुरक्षा की। सभी मनुष्यों को किसी भी प्रकार के शोषण, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, अन्यथा राजनीतिक, हर प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलाना मानवाधिकारों का उद्देश्य है। अत्याचार, अन्याय और शोषण से व्यक्तियों की रक्षा करना मानवाधिकारों का उद्देश्य है। दूसरा, सामाजिक न्याय और शांति स्थापित करना। किसी भी समाज में समता,
भाईचारे और शांति को बढ़ावा देके, यानी कि बिना किसी विभेद के सामाजिक स्तर पर सामंजस्य को स्थापित करना मानवाधिकारों का एक आगामी उद्देश्य है। आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन। समानता के अधिकार को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक आर्थिक और सामाजिक न्याय समानांतर नहीं चले। यदि सामाजिक रूप से हम जातिगत, धार्मिक, लिंग विभिन्नताएं खत्म भी कर दें, तो आर्थिक रूप से बीच में यदि गहरी खाई हो जाए दो समुदायों के बीच में, तब भी वर्ग भेद, अमीरी और गरीबी के वर्ग भेद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि जब हम सामाजिक विकास की या सामाजिक न्याय की बात करें, तो आर्थिक न्याय या आर्थिक विकास उसमें आधारभूत है। अतः मानवाधिकारों का अगला उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रोत्साहन, अर्थात भारत के नागरिकों को या व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अधिकार देकर उनके समग्र विकास में योगदान देना मानवाधिकारों का एक आगामी उद्देश्य है। अब हम इसका प्रारंभिक परिचय पाएंगे। परिभाषा के स्तर पर हमने इसकी बात की थी। मानवाधिकारों की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। हम जानते हैं कि मानवाधिकार यूनिवर्सल होते हैं। हर देश और काल में मानवाधिकारों की परिभाषाएं समान हैं, चाहे वो पुरातन काल हो या वर्तमान काल। यह बात अलग है कि वर्तमान काल में मानवाधिकार चर्चा और चिंतन का विषय प्राचीन काल की तुलना में अधिक है। लेकिन मानवाधिकारों की परिभाषा, उद्देश्य, परिचय की बात करेंगे तो किसी भी देश और काल में सार्वभौमिकता मानवाधिकारों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसे देखने का प्रयास करते हैं। मानवाधिकार हर देश और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होते हैं। मैंने इसमें हर काल की भी बात की कि हर काल में, चाहे वो प्राचीन हो या वर्तमान, ये समान रूप से लागू होते हैं, अभिकल्पित हैं। ये अधिकार किसी से छीने या छुटाए नहीं जा सकते। अर्थात मैं किसी भी मनुष्य के मानवाधिकारों को कुचल तो सकती हूँ, लेकिन उन नैसर्गिक अधिकारों को उनसे छीन नहीं सकती। ये हर व्यक्ति के अस्तित्व में अनिवार्य रूप से उसके मानवाधिकार समाहित हैं। तीसरा, अखंडता। सभी प्रकार के जितने भी मानवाधिकार हैं, ये आपस में अखंड रूप से जुड़े हुए हैं। अर्थात नागरिक के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने पूर्व में भी चर्चा की कि सामाजिक और आर्थिक न्याय समानांतर चलते हैं। इसी रूप में उसी के समानांतर चलते हैं राजनीतिक न्याय। अक्सर भारत चुनाव की रणनीति की जब चर्चाएं आती हैं भारत में, तो देखा जाता है कि वोट खरीद लिए जाते हैं। ऐसा एक कार्य संस्कृति या चुनावी संस्कृति भारत की कह सकते हैं। इसके पीछे मूल कारण है गरीबी। यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो गरीब व्यक्ति अपना वोट बेच देने के लिए मजबूर होगा। अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मानवाधिकार समानांतर चलते हैं और अखंड रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आगामी है कानूनी रूप से संरक्षित। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं। ये अलिखित नहीं है, अर्थात इनको एक विधिक ढांचा मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त है। अब हम बात करेंगे जो हमारा आज के सत्र का टॉपिक है, पुलिसिंग में मानवाधिकार। हमने पूर्व के सत्र में ये चर्चा की कि पुलिस एक ढांचा है जो कि पुलिसिंग यानी कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया में काम आता है। वस्तुतः कानून और व्यवस्था बनाए रखने की ये प्रक्रिया अर्थात पुलिसिंग में ही मानवाधिकारों का संरक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सब जानते हैं कि पुलिस जब समाज में
कानून और व्यवस्था स्थापित करती है, हिंसा और बल प्रयोग उसके महत्वपूर्ण साधन हैं। पुनः एक विशाल समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को असीमित अधिकार दे दिए जाते हैं। इन असीमित अधिकारों की आड़ में वैश्विक स्तर पर पुलिस मानवाधिकारों का हनन करने में अग्रणी संस्थान है। अतः पुलिसिंग में मानवाधिकारों का संरक्षण कैसे हो, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम पुलिस किस प्रकार से मानवाधिकारों का संरक्षण कर सकती है? तो पहला है अधिकारों की रक्षा। पुलिस का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। दूसरा, भेदभाव का उन्मूलन। पुलिस को जाति, धर्म, लिंग, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव से बचना चाहिए। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान इन तमाम प्रकार के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। वो यह लक्ष्य निर्धारित करता है कि कार्यपालिका अर्थात वह तंत्र जो नीति को लागू करेगी वो प्रत्येक प्रकार के भेदभाव से मुक्त होगी और पुलिस प्रशासन कार्यपालिका का ही एक अंग है। इन मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए स्पष्ट है कि पुलिस संवैधानिक तौर पर बाध्य है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान में किन अनुच्छेदों में इन मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संवैधानिक दायित्व को देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और हिरासत के लिए निवारक निरोध का कानून है, जिसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा कहा जाता है। ये दोनों अनुच्छेद पुलिस को उसके कानून और व्यवस्था बनाए रखने के मूल कार्य में मानवाधिकारों का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। सार्वजनिक विश्वास भी पुलिसिंग में अत्यंत जरूरी है। मैंने पूर्व में भी कहा कि यदि जनता में पुलिस और पुलिसिंग यानी कि पुलिस की कार्यवाही के प्रति विश्वास नहीं है तो पुलिस अपने कार्य में सफल नहीं हो सकती। और यदि पुलिस मानवाधिकारों का सम्मान करती है तो वह जनता के साथ उसके संबंधों को मजबूत करता है और कानून के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाता है। स्पष्ट है कि पुलिसिंग में पुलिस कई मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता के मानवाधिकारों का संरक्षण कर सकती है और इस प्रकार वो जनता में पुलिस की कार्यवाही के प्रति विश्वसनीयता कायम कर सकती है। अब हम संविधान के अनुच्छेदों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें से अनुच्छेद 22 जिसकी निवारक निरोध की बात हमने की थी, गिरफ्तार और आरोपी व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं, इसे हिरासत में यानी कि व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कारण जानने का अधिकार, अनुच्छेद 22(1) अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी तुरंत दे दी जानी चाहिए। इसके पीछे आधार ये है कि किसी भी व्यक्ति को अकारण पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और चूंकि अकारण गिरफ्तार नहीं कर सकती इसलिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण की तुरंत सूचना देना संवैधानिक तौर पर पुलिस का दायित्व है। दूसरा, वकील से परामर्श का अधिकार, अनुच्छेद 22(1) के तहत ही गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श और बचाव का अधिकार है
यह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, मैंने बताया पहले भी कि ये अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिवर्तित हो गया है। CRPC की धारा में 41D और 303 के तहत भी इसको मान्यता प्राप्त थी कि वकील से परामर्श का अधिकार किसी भी आरोपी व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के मूल अधिकारों में शामिल है। पुनः गिरफ्तार और आरोपी व्यक्तियों के अधिकार में जो हिरासत में व्यक्ति के अधिकार हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण अधिकार है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। हमने पूर्व में देखा कि किसी भी व्यक्ति को अकारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसे तुरंत वो कारण बताना होता है जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन साथ ही गिरफ्तार करने के पश्चात 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना भी पुलिस पर एक संवैधानिक बाध्यता है। इसे देखते हैं। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत में 24 घंटे से अधिक नहीं रखा जा सकता। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। हिरासत में शारीरिक यातना से बचाव का अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत में किसी भी प्रकार की यातना या अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। स्पष्ट है कि न तो किसी भारतीय नागरिक को बिना कारण गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि किसी कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना भी पुलिस की संवैधानिक बाध्यता है। साथ ही गिरफ्तारी के दौरान उसे जेल में किसी भी प्रकार की यातना से भी बचाव संविधान में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य निवारक हिरासत में व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा करेंगे। मौन रहने का अधिकार, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ अधिकार है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पुनः परिवार या मित्र को सूचित करने का अधिकार, अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य या किसी मित्र को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी जानी चाहिए। पूर्व के सत्र में हमने चर्चा की थी कि भारतीय पुलिस संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करती है, परंतु कुछ वैधानिक प्रारूप भी हैं जिनके भीतर पुलिस की शक्तियां और कार्यप्रणाली सुनिश्चित होती है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। भारतीय न्याय संहिता जहां दंड की परिभाषा, दंड के प्रकार को बताती है, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ये बताती है कि व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाए या अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जो प्रक्रिया करती है, उस प्रक्रिया को कैसे अपनाना है, गवाही कैसे लेनी है, समन कैसे जारी करना है। तो इसके तहत भी मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर प्रावधान देखने को मिलते हैं। इसी में है परिवार या मित्र को सूचित करने का अधिकार, अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य या किसी मित्र को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी जानी चाहिए। यह है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 50A। महिलाओं के लिए लैंगिक विशेषता के कारण कुछ विशेष अधिकार निश्चित किए गए हैं, अर्थात महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि
किसी वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति न ली जाए। पुनः महिला की तलाशी केवल एक महिला अधिकारी द्वारा ही ली जा सकती है। ये महिला का मानवाधिकारों में आता है। जमानत का अधिकार सीआरपीसी की धारा 436 और 437 में गैर गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत लेने का अधिकार है। ये सब वे मूल अधिकार हैं जो भारतीय संविधान और विभिन्न वैधानिक प्रावधानों में भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। इसी में आगामी चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(3) से 7 यह निवारक हिरासत को यानी कि डिटेंशन को विशेष परिस्थितियों में मान्यता देता है। ये एक विशेष प्रकार की हिरासत है जिसके तहत व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी कुछ अपवादपूर्ण स्थितियों का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 22(3) से 7 में किया गया है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों को यदि कोई नुकसान पहुंचाया है किसी अपराधी ने, तो उसको निवारक हिरासत में रखते हुए 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करने की अनिवार्यता नहीं है। पुनः जो निवारक हिरासत में व्यक्ति है, उसकी जानकारी का अधिकार भी इस अनुच्छेद के तहत सीमित हो जाता है। सामान्यतः हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कारणों की जानकारी देना अनिवार्य है, लेकिन निवारक हिरासत में यह अनिवार्यता नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में यह कहा गया है कि व्यक्ति को ऐसे कारणों की जानकारी जल्द से जल्द दी जानी चाहिए ताकि वह अपने बचाव में सक्षम हो सके। कानूनी सलाह का अधिकार भी सामान्य व्यक्ति को है और निवारक हिरासत में व्यक्ति को भी है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति कानूनी सलाह और वकील से परामर्श ले सकता है। साथ ही इन्हीं मानवाधिकारों में आगामी है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। निवारक हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके हिरासत के आदेश की न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। वह व्यक्ति हिरासत की वैधता को अदालत में चुनौती दे सकता है। निवारक हिरासत में चूंकि लिए गए अपराधी का मामला अधिक संवेदनशील होता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत होने के अलावा बाकी सभी मानवाधिकार उसको भी दिए गए हैं। वो निवारक हिरासत की अवधि भी तय की गई है। उदाहरणार्थ, अधिकतम अवधि का अधिकार। निवारक हिरासत की अवधि जो है अधिकतम 3 महीने हो सकती है। यदि हिरासत 3 महीने से अधिक बढ़ानी हो तो एक पुनरीक्षण समिति या एडवाइजरी बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित कराना जरूरी होता है। इस प्रकार हमने संवैधानिक रूप से 2 प्रकार की हिरासतों में लिए गए व्यक्ति के मानवाधिकारों की चर्चा की। एक वे व्यक्ति जो सामान्य अपराध में हिरासत में लिए जाते हैं, एक वे व्यक्ति जो विशेष मामलों में निवारक हिरासत में लिए जाते हैं, लेकिन उनके मानवाधिकार संवैधानिक तौर पर सुनिश्चित किए गए हैं। अब हम आगामी चर्चा करते हैं कि कानून प्रवर्तन और मानवाधिकार उल्लंघन जो है वो अवैध हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की या हिरासत में यातना के संबंध में क्या मानवाधिकार उसके हैं। सर्वप्रथम उसके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि अवैध हिरासत क्या है। किसी व्यक्ति को कानून के स्थापित प्रावधानों का पालन किए बिना पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा हिरासत में रखना अवैध हिरासत कहलाता है। यह संविधान के अनुच्छेद
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत में प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि चाहे आपका सामान्य अपराध के तहत आप हिरासत में हो या अनुच्छेद 22 के तहत, आपको वो कारण जानने का अधिकार है कि आप हिरासत में क्यों लिए गए। अवैध हिरासत का मतलब है कि स्थापित कानूनों की पालना किए बिना आपको हिरासत में रखना। अवैध हिरासत के प्रभाव क्या क्या हैं? पहला, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन इसमें स्वाभाविक है, क्योंकि बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को हिरासत में लेना उसके मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है। पुनः अवैध हिरासत में जो यातना दी जाती है, उदाहरण के तौर पर शारीरिक और मानसिक यातना। अवैध हिरासत में कई बार शारीरिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं। पुनः अवैध हिरासत संबंधित व्यक्ति या अपराधी को न्याय में देरी में कारण बनती है, और अवैध हिरासत व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया से वंचित करती है और उसके अधिकारों को कमजोर करती है। सामान्य हिरासत में कारण जल्द से जल्द बताने का प्रावधान है, अर्थात अपराधी को शीघ्रतम वो कारण बताया जाए जिसके आधार पर या जिसके कारण से उसे हिरासत में लिया गया है। साथ ही उसको अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार भी है। अवैध हिरासत में चूंकि इन दोनों नियमों का पालन नहीं होता, अतः न्याय में देरी उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक विश्वास में गिरावट। अवैध हिरासत में किसी व्यक्ति को रखने पर समाज में कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात पुलिस पर जनता का विश्वास कमजोर होता है। अब प्रश्न उठता है कि हिरासत में यातना क्या है। इसे समझने का प्रयास करते हैं। हिरासत में यातना का अर्थ है किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना, आमतौर पर जानकारी प्राप्त करने, अपराध स्वीकार कराने या दंड देने के उद्देश्य से। यह संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी समझौते, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर और भारतीय कानूनों के तहत निषिद्ध है। हिरासत में यातना के क्या प्रभाव होते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। हिरासत में यातना के कारण स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। कई बार मौत के मामले भी सामने आते हैं। हिरासत में यातना के कारण कई बार व्यक्तियों की मौत हो जाती है। हम सामान्यतः लगभग प्रतिदिन हम इस प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं कि हिरासत में मौत हुई, जबकि संवैधानिक और वैधानिक रूप से गंभीर यातना से हमारे यहाँ संविधान संरक्षण प्रदान करता है। इसके बावजूद ऐसे मामलों का निरंतर आना मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। पुनः कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन। यातना का उपयोग करना किसी भी व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अवैध है और इसे न्यायालयों में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके दो पहलू हैं। यदि हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी कि पुलिस का पक्ष देखें, तो उनका ये पक्ष रहता है कि सामान्य प्रक्रिया से
कोई भी अपराधी अपने अपराध से संबंधित जानकारी नहीं देता। वहीं यातना देकर साक्ष्य प्राप्त करना न्यायिक प्रक्रियाओं में वैध नहीं माना जाता। यही कारण है कि पुलिस हिरासत में जो मौत के मामले आते हैं वो इतने विवाद का केंद्र बनते हैं। यदि इस वक्त हम ध्यान करें पिछले सत्र को, तो गांधी दर्शन ध्यान आता है। गांधी इसी का एक सामंजस्यपूर्ण रास्ता निकालने की बात करते थे। उनका कहना था कि जनता में आत्मनियंत्रण की भावना हो ताकि अपराधों की संख्या सीमित हो। पुनः यदि अपराध होए भी तो अपराधी में पुलिस के प्रति इतना विश्वास हो कि वो आपसी सामंजस्य से पुलिस की कम से कम कार्रवाई द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दे। मानवाधिकारों के संरक्षण की तमाम वैधानिक और संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी हिरासत में यातना के अनेकानेक मामले सामने आने का कारण ही गांधी दर्शन की अवहेलना करना है। पुनः यातना का परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिरासत में यातना का असर केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। हम चर्चा कर ही रहे हैं कि कई बार हिरासत में मौत भी हो जाती है। अतः व्यक्ति के चले जाने का परिवार और समाज पर असर पड़ना स्वाभाविक है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या-क्या प्रावधान हैं। ये हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रावधान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र यानी कि UDHR में इसका प्रावधान किया गया है। UDHR यानी कि घोषणा पत्र का अनुच्छेद 5 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यातना या अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार का शिकार नहीं बनाया जा सकता। यही कारण है कि यातना के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्र समझौता 1984 में हुआ। भारत की इसमें स्थिति की बात करें या भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत इस समझौते का हस्ताक्षर करता है, लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से भारतीय न्यायिक प्रणाली और पुलिस प्रणाली में लागू नहीं किया गया है। एक अन्य संधि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी अवैध हिरासत के खिलाफ है। ये है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार संधि ICCPR। भारत इस संधि का भी सदस्य है जो यातना और अवैध हिरासत को निषिद्ध करती है। स्पष्ट है कि भारत अनेकानेक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों संधियों से बंधा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत में ऐसे अनेक संवैधानिक वैधानिक प्रावधान हैं जो व्यक्ति को जिस पे कोई दोषारोपण हुआ है अपराधी होने का, उसको यातना हिरासत में यातना से बचाने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन ऐसे कानूनों का या ऐसे संवैधानिक प्रावधानों का ईमानदारी से लागू नहीं होना आज भारतीय न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अब हम और मुद्दों को जानने का प्रयास करते हैं जिसमें अपराधी के मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी है। इसमें सबसे पहला है फर्जी मुठभेड़। फर्जी मुठभेड़ के कई प्रकरण भारतीय पुलिस प्रणाली में चर्चित रहे हैं। फर्जी मुठभेड़ को समझने से पहले उसकी परिभाषा
को समझने का प्रयास करते हैं। फर्जी मुठभेड़ वह स्थिति है जहां पुलिस अपराधियों को या आरोपियों को कथित रूप से मुठभेड़ के दौरान मार देती है। यह मुठभेड़ अक्सर पहले से योजनाबद्ध होती है और बिना न्यायिक प्रक्रिया के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। फर्जी मुठभेड़ के मायने हैं कि एक ऐसी मुठभेड़ की स्थिति को पैदा करना जो वस्तुतः थी ही नहीं। अपराधी को पुलिस द्वारा जबरदस्ती भगाया जाना और बाद में यह स्थापित करके कि वो भागने का प्रयास कर रहा था, मार दिया जाना। यह उस अपराधी का जिसका अभी अपराध दोष सिद्ध हुआ नहीं है, उसके मानवाधिकारों का पूर्णतया उल्लंघन है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां समाज में तब उत्पन्न होती है जब न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत लचर और ढीली हो। तब समाज में एक भावना उत्पन्न होती है कि अपराधी चूंकि न्यायिक प्रक्रिया से बचकर निकल ही जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा, तो अपराध निरंतर होते रहेंगे। ऐसा सामाजिक दबाव अंततः कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी कि पुलिस पर पड़ता है। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि पुलिस इसी समाज का हिस्सा होती है। अतः समाज की भावनाएं, समाज की अपेक्षाएं पुलिस पर प्रभाव डालती हैं। ऐसे अनेक प्रकरण सामने आए भारत में जिसमें फर्जी मुठभेड़ कर अपराधी के मानवाधिकारों को पूर्णतः से मखौल बना के रख दिया। लेकिन यहाँ यही प्रश्न है कि जब तक न्यायिक प्रक्रिया तीव्र नहीं होगी, तब तक समाज में ऐसे प्रकरण हमेशा सामने आते रहेंगे। हम समझने का प्रयास करते हैं इसके कारणों को शाब्दिक रूप से, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि तत्काल न्याय का दबाव। जनता और सरकार से, जनता की अपेक्षाएं चूंकि सरकार से होती हैं, तो उन किसी भी ऐसे अपराध में जहां अपराध अत्यंत क्रूर है, वहां अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग में सामान्यतः फर्जी मुठभेड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है कानूनी प्रक्रिया की धीमी गति। न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने और सजा में देरी से पुलिस द्वारा तत्काल समाधान की मानसिकता उत्पन्न होती है। साक्ष्यों की कमी। अपराधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने पर भी मामले को खत्म करने के प्रयास में भी पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ जैसे कदम उठाए जाते हैं। लोकप्रियता पाने की एक इच्छा, जो स्वाभाविक इच्छा मनुष्य के भीतर होती है, पुलिस अधिकारियों द्वारा भी व्यक्तिगत प्रसिद्धि पाने या वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने के लिए मुठभेड़ का सहारा लिया जाता है। पुनः समाज में ऐसे अनेक आपराधिक तत्व रहते हैं जो संगठित अपराध में आ जाते हैं। ऐसे संगठित अपराध या आतंकवाद के मामलों में पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई करने के रूप में भी मुठभेड़ का उपयोग किया जाता है। अब फर्जी मुठभेड़ के दौरान हमने पूर्व में भी चर्चा की कि मानवाधिकारों का पूर्ण उल्लंघन देखने को मिलता है। इसमें विशेष तौर पर जिन मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है वह है न्यायिक प्रक्रिया का हनन। संविधान के अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात हम कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन जीने का अधिकार और अनुच्छेद 22 यानी कि प्राकृतिक न्याय के अधिकार का ये पूर्ण उल्लंघन इसमें दिखाई पड़ता है। पुनः निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करना। फर्जी मुठभेड़ में आरोपी को कानूनी बचाव और निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता।
कई बार गलत पहचान या अन्य कारणों से और सामाजिक दबाव के कारण भी ऐसा भारत में पिछले वर्ष भी एक प्रकरण में सामने आया। सामाजिक दबाव इतना अधिक था, साक्ष्य उपस्थित नहीं थे। ऐसे में भी पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ का सहारा लिया जाता है। कानून के शासन का कमजोर होना। हम जानते हैं कि कानून का शासन के मायने हैं कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि के समक्ष समान का मान्यता है कि संविधान में जितने भी प्रकार के विभेद हैं, उन विभेदों को ना मानते हुए कानून के समक्ष सभी का समान होना। जब कानून के समक्ष ये समानता के सिद्धांत व्यवहारिक रूप से कमजोर होता है, तब भी पुलिस फर्जी मुठभेड़ जैसे उपकरणों का सहारा लेती है। कानून के शासन के कमजोर होने से वस्तुतः न्यायपालिका जो है वो कमजोर पड़ती है और न्यायपालिका को दरकिनार कर पुलिस स्वयं ही जज और ज्यूरी बनने के प्रयासों में फर्जी मुठभेड़ का सहारा लेती है। समाज में प्रचलित सामाजिक असमानता भी पुलिस द्वारा ऐसे कदमों को प्रभावित करती है, क्योंकि फर्जी मुठभेड़ों में अक्सर वंचित और कमजोर वर्गों के लोग प्रभावित होते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली की सबसे बड़ी सीमा है देरी से न्याय और न्याय का महंगा होना। ये महंगी न्यायिक प्रक्रिया जो है वो समाज के अपेक्षाकृत समृद्धशाली वर्ग जो है वो तो उसका फायदा उठा लेता है, लेकिन वंचित वर्ग न्यायिक प्रणाली में अपनी अपराधों को निर्णायक स्थिति में लाने के लिए जो कदम उठाने होते हैं उसमें पीछे रह जाता है। यही कारण है कि सामाजिक असमानता के कारण वंचित वर्ग को फर्जी मुठभेड़ जैसे जो कदम पुलिस द्वारा उठाए जाते हैं उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव वंचित और कमजोर वर्गों के लोगों पर पड़ता है। अब प्रश्न ये है कि ऐसी फर्जी मुठभेड़ों को रोकने के उपाय क्या हैं? सबसे पहला उपाय यह है कि पुलिस सुधार किए जाएं। पुलिस को पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित किया जाए और मानवाधिकारों के महत्व को उन्हें समझाया जाए। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र जांच एजेंसियों के माध्यम से यदि फर्जी मुठभेड़ों की जांच करवाई जाती है, तब भी भविष्य में होने वाली फर्जी मुठभेड़ों को रोका जा सकता है। ये स्वतंत्र जांच एजेंसियां कौन हैं? ये स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसियां जैसे कि सीबीआई और मानवाधिकार आयोग। पुनः प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके भी ऐसी मुठभेड़ों को रोका जा सकता है, यानी कि सीसीटीवी और बॉडी कैमरों के उपयोग से पुलिस ऑपरेशनों में पारदर्शिता लाई जा सकती है। लेकिन चूंकि भारत एक विशाल देश है और जनसंख्या की दृष्टि से भी यह विश्व में अपना स्थान रखता है, अतः ऐसे में सीसीटीवी और बॉडी कैमरों के व्यापक प्रयोग से ही पुलिस को ऐसी फर्जी मुठभेड़ों से रोका जा सकता है। जवाबदेही और सजा इनके माध्यम को भी तय करके फर्जी मुठभेड़ों में शामिल पुलिस अधिकारियों के प्रति कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि फर्जी मुठभेड़ों में शामिल अधिकारियों को पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी कड़ी सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मुठभेड़ वाले मामलों पर न्यायिक निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए।
यदि मुठभेड़ के मामलों पर न्यायालयों की निगरानी बढ़ाई जाती है, तो भविष्य में ऐसी मुठभेड़ों को कम करने पर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम सामुदायिक पुलिसिंग के रूप में भी हो सकता है। यदि पुलिस और समाज के बीच सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से बेहतर संबंध स्थापित किए जाएं, तो ऐसी मुठभेड़ों के होने की संख्या कम की जा सकती है। पुनः मानवाधिकार आयोग की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग को फर्जी मुठभेड़ों के मामले में सक्रिय रूप से जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली ऐसी मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली फर्जी मुठभेड़ों को रोका जा सके। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि सबसे अग्रणी संस्था जिसने विश्व में मानवाधिकारों को लेकर कार्य किया, तो वो संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र में ऐसे अत्याचार के विरुद्ध एक कन्वेंशन, एक संधि हो रखी है। ऐसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में अत्याचार के विरुद्ध क्या क्या प्रावधान है, उसे देखते हैं। सर्वप्रथम, अत्याचार पर पूर्ण प्रतिबंध। अनुच्छेद 2 यह कहता है, अर्थात इस अनुच्छेद में अत्याचार को हर स्थिति में प्रतिबंधित किया गया है, चाहे युद्ध हो, आतंकवाद हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला ही क्यों ना हो। मैंने पूर्व में भी चर्चा की, भारतीय संविधान राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में मानवाधिकारों के संरक्षण पर पूर्ण बल नहीं देता, लेकिन यदि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की ये धारा देखें, तो इसमें अत्याचार को हर स्थिति में प्रतिबंधित किया गया है, चाहे युद्ध हो, आतंकवाद हो और चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला ही क्यों नहीं हो। पुनः इसके अनुच्छेद 4 में अत्याचार को अपराध घोषित करने की बात की गई है, अर्थात यदि इसके हस्ताक्षरकर्ता देश जो हैं, वो अत्याचार को अपने राष्ट्रीय कानून के तहत इसे अपराध घोषित करेंगे। पुनः वे देश जो इस संधि पर हस्ताक्षर करता है, उसमें उन देशों में प्रत्यार्पण और न्याय से संबंधित प्रावधान भी अनुच्छेद 5 से 8 में किए गए हैं, अर्थात जो देश इस संधि में शामिल हैं, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में अत्याचार के आरोपियों पर मुकदमा चलाने या उन्हें प्रत्यार्पित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 13 में अत्याचार के खिलाफ लोगों को सुरक्षा दी गई है, अर्थात ये देश ये सुनिश्चित करेंगे, हस्ताक्षरकर्ता देश, कि अत्याचार के शिकार लोग बिना किसी डर के शिकायत कर सकें और उन्हें सुरक्षा मिले। अर्थात इन देशों में ऐसे पर्याप्त प्रबंध किए जाएंगे शिकायत निवारण के, जिसमें ये जितने भी अत्याचार पीड़ित लोग हैं, वो वहां अपनी शिकायत कर सकें और निवारण पा सकें। पुनः इसमें अत्याचार के शिकारियों नागरिकों को मुआवजा देने का प्रावधान की भी बात है। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 14 में अत्याचार के पीड़ितों को न्याय, पुनर्वास और मुआवजा देने की व्यवस्था करने का भी प्रावधान है। इस कन्वेंशन यानी कि संधि का अनुच्छेद 16 अत्याचार की रोकथाम के लिए हस्ताक्षरकर्ता देशों को बाध्य करता है। ये संधि यह आग्रह करती है इन देशों से कि वे क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ भी इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इन संधियों, कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद ऐसे क्या कदम हैं जो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए उठाए जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम जिसका जिक्र करेंगे वो है कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आचार संहिता, अर्थात पुलिस अधिकारियों के लिए एक निर्धारित आचार संहिता होती है, जिसके तहत ये अपनी
कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। जब हमने भारतीय पुलिस अधिकारियों के बारे में एक सत्र में पढ़ा था, तो हमने यह भी जाना था कि उनका अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1958 बना हुआ है, जिसके तहत रहकर वो अपने कार्य संपन्न करते हैं। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो इनको मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए पुलिस अधिकारियों को एक दिशा देते हैं। इसमें सबसे पहला है कानूनी प्रतिबद्धता। आचार संहिता में यह अपेक्षा की गई है कि सभी अधिकारियों को अपने कार्यों में कानून का पालन करना और मानवाधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है। पुनः अपने कार्य करते हुए वे शक्ति का न्यूनतम प्रयोग करेंगे, यानी कि पुलिस अधिकारियों को केवल आवश्यक परिस्थितियों में और न्यूनतम बल प्रयोग करना चाहिए। साथ ही अत्याचार और अमानवीय व्यवहार का निषेध है, अर्थात पुलिस अधिकारी किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातना नहीं दे सकते। इसे यूं समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना, क्रूरता या अपमानजनक व्यवहार करना निषिद्ध है। पुनः भ्रष्टाचार का विरोध की बात भी आचरण संहिता में है, अर्थात पुलिस अधिकारियों को रिश्वत या अन्य अनैतिक लाभ लेने से बचना चाहिए। उनसे आचार संहिता में आचरण करते समय गोपनीयता के पालन की भी अपेक्षा की गई है, अर्थात वे व्यक्तिगत गोपनीयता बरतें और संवेदनशील जानकारी को अनावश्यक रूप से उजागर नहीं करें। अपने इन तमाम प्रकार के आचरण करते समय वे न केवल पुलिस अधिकारी के तौर पर भारतीय नागरिक के तौर पर भी संवैधानिक मूल्यों से बंधे हुए हैं। ऐसी अपेक्षा भी आचरण संहिता में है कि अर्थात वो भेदभाव रहित आचरण करें, कानून पालन करते समय जाति, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करें, पेशेवर आचरण अपनाएं और अपने कार्यों में निष्पक्षता, धैर्य और पेशेवर व्यवहार बनाए रखें। अब हम निष्कर्ष जो पूरे सत्र का था उसके बारे में बात करेंगे। इस पूरे सत्र में हमने समझा कि पुलिस और मानवाधिकारों का संबंध एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती और नागरिकों के विश्वास पर आधारित है। पुलिस का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। इस सत्र में आप सबके बने रहने के लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। Understanding oneself, understanding others, understanding society at large, understanding the nature, these are all driven by basic human curiosity. We would all love to understand why things happen, what happens, what is the final outcome, why certain things fail. These are all exercises that we perform in various domains of knowledge. Therefore, knowledge in various domains, you would realize they are actually social artifacts. They have to be rooted into historical perspective, they have to be culturally salient, and there would be socio-political reasons behind this. Whether you talk with respect to engineering sciences, whether you talk with respect to physical sciences, biological sciences, social sciences, that is the reason why humanities and social sciences should be understood by all of us. The knowledge that is segregated, that is divided,
with respect to areas, specializations, all of them needs to be understood in its context. And what provides the context? It is the social reality. How do you correlate knowledge in a given domain with the cultural reality, with the social reality, with the socio-political compulsions? Okay, how do you understand the law of nature, okay, in its totality? And for doing that, you require the understanding of humanities and social sciences. Say for instance, if you are trying to understand the effect of a particular bacteria, a virus, any microbe, how it affects behavior, how it affects the organism, human being, you start looking at it from a pure biological point of view. If you are trying to look at a particular type of a wavelength, say for example, you are emphasizing on the understanding of the effect of radiation on human life, you are looking at things from a physical point of view. You are looking at the corresponding changes inside the body, you are looking at the physiological side of the understanding of the information. You are trying to understand why, despite knowing the risk that is inbuilt in the process, why still human beings engage into it. You are looking at it from a pure behavioral point of view. Why society at large admire things which has full of risk. You are trying to understand things from a pure sociological point of view.